Hi, today is 5th of January 2020. Let us have a quick brief on today's newspaper, The Hindu. आज संडे भी है. Look at this headline. Nankana Sahib. Let us know a little bit about this Nankana Sahib and Sikhism. ननकाना साहिब गुरु नानक जी का बर्थ प्लेस है. 1469 में गुरु नानक देव जी इज नोन एज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म. सिख का मतलब होता है डिसाइपल. ये गुरु नानक देव जी इसके फर्स्ट गुरु हैं सिखिज्म के. अब जो दूसरा अभी एक टर्म न्यूज़ में है वो है करतारपुर साहिब, करतारपुर कॉरिडोर. ये जो करतारपुर कॉरिडोर है, करतारपुर साहिब गुरुद्वारा इज ऑल्सो इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में अराउंड 20,000 सिख रहते हैं. अब ये जो करतारपुर कॉरिडोर साहिब है ये अराउंड 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे है फ्रॉम इंडियन बॉर्डर. तो इसलिए फॉर इंडियन सिख इस करतारपुर कॉरिडोर से करतारपुर गुरुद्वारे को विजिट कर सकें, इसलिए एक कॉरिडोर का फॉर्मेशन हुआ है. ये कॉरिडोर 5 किलोमीटर लॉन्ग है. इस कॉरिडोर में इंडिया की तरफ से इंडियन सिटीजन्स और जो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं वो बिना वीज़ा के इस 5 किलोमीटर लॉन्ग कॉरिडोर से इस गुरुद्वारे को विजिट कर सकते हैं. करतारपुर का सिग्निफिकेंस ये है कि करतारपुर में गुरु नानक देव जी ने अपने फाइनल डेज यहाँ पे स्पेंड किए थे. सो दिस इज़ अबाउट करतारपुर. ये जो है दिस इज़ पंजाब. पंजाब पहले एक यूनाइटेड पंजाब था, ये पाकिस्तान में गया और ये गया इंडिया में. ये है ननकाना साहिब, इट इज़ इन पंजाब. नाउ अगर अपन पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे प्रोविंसेस हैं. फॉर एग्जांपल ये इनका बालूचिस्तान प्रोविंस है, ये सिंध है, दिस इज़ पंजाब और ऊपर खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस है. दिस इज़ द मैप ऑफ पाकिस्तान. नाउ Gurudwara Nankana Sahib, also known as Gurudwara Janam Asthan, is the site where the first Guru of the Sikh, Guru Nanak, was born. अब इसमें गुरु नानक जी तो फर्स्ट थे, इसके अलावा 10 गुरुज होते हैं सिखिज्म में. 10 गुरुज में जो 10th गुरु थे वो थे गोविंद सिंह जी. गोविंद सिंह जी ने ही खालका का एस्टैब्लिशमेंट किया था. खालसा मीन्स इट्स अ वॉरियर क्लैन ऑफ दिस सिखिज्म. खालसा में 5 केज आते हैं. 5 केज हैं केश, गंगा, कड़ा, कच्छा और कृपान. दीज आर 5 केज. जब ये 10th गुरु गुरु गोविंद सिंह जी गए तो इन्होंने बना दिया गुरु ग्रंथ साहिब. ये एक होली बुक है और इसको एटर्नल गुरु माना जाता है सिखिज्म में. नाउ टॉकिंग अबाउट तख्त. तख्त का मीनिंग होता है एटर्नल थ्रोन. इसका भी बहुत सिग्निफिकेंस है सिखिज्म में. ऐसे 5 तख्त हैं. एक है अकाल तख्त, दूसरा है केशगढ़ साहिब एंड तीसरा है दमदमा साहिब. ये 3 हैं पंजाब में. पटना साहिब ये बिहार में है एंड देन हुजूर साहिब इज इन महाराष्ट्र. ऐसे करके 5 इंपॉर्टेंट साइट्स हैं. दीज आर कॉल्ड तख्त, इंटरनल एटर्नल थ्रोन. नाउ लुक एट दिस हेडलाइन, लुक एट दिस पिक्चर. This is about Buddhist monks running with cattle to serve to devotees attending the 3rd day of a teaching session by a Tibetan spiritual leader Dalai Lama on Kal Chakra ground in Bodh Gaya. Let us know about Buddhism as well. Buddhism 4th largest religion है वर्ल्ड का. ये 5th सेंचुरी में आया था. सिद्धार्थ गौतम इसके फाउंडर हैं. सिद्धार्थ गौतम ही एनलाइटनमेंट के बाद बने गौतम बुद्ध. बुद्धिज्म में 4 नोबल ट्रुथ होते हैं. देर इज़ अ यूनिवर्सल सफरिंग, सबको सफरिंग होती है. ये सफरिंग होती है बिकॉज ऑफ डिज़ायर और ये डिज़ायर्स को हम दूर कर सकते हैं सफरिंग को बाय एनलाइटनमेंट. और एनलाइटनमेंट के लिए हमें 8 फोल्ड पाथ को सेलेक्ट करना पड़ेगा. दीज आर 4 नोबल ट्रुथ. ये जो 8 फोल्ड पाथ है इसमें आता है लाइक राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कंसंट्रेशन. इस 8 फोल्ड पाथ से आपको एनलाइटन मिलेगा. एनलाइटनमेंट से आपकी डिजायर्स एंड देन सफरिंग्स एंड होंगी. सो दीज आर 4 नोबल ट्रुथ. बुद्धिज्म के 3 प्राइमरी ब्रांचेस हैं, थेरावदा, महायान और वज्रयान. ये जो फोटो आप देख रहे हो ये महायान बुद्धिज्म का है. तिब्बत में महायान बुद्धिज्म है. इनके 3 पिटिका है, 3 होली स्क्रिप्चर्स है. एक है सुता पिटिका, विनय पिटिका एंड अभिधाम पिटिका. नाउ कमिंग टू दिस पिक्चर, इधर बात किया है बौद्ध गया की. बौद्ध गया मीन्स बुद्धि, बुद्धा वॉज द एनलाइटनमेंट वन. यहाँ पे बुद्धा को एनलाइटनमेंट मिला था एक पीपल के ट्री के नीचे.
और इसके बाद बुद्धा ने जो फर्स्ट सरमन दिया था वो दिया था सारनाथ में। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस बोध गया। अब यहाँ दूसरा टर्म लिखा है दलाई लामा। दलाई लामा इज नॉट अ पर्सन, दलाई लामा इज नॉट अ पर्सन, दलाई लामा इज अ पोस्ट। ये जो अभी दलाई लामा है ये 14th दलाई लामा है। ये तिब्बत में रहते थे, चाइना ने के अंदर आ गया तिब्बत, तो फिर तिब्बत से ये इंडिया में आ गए और इंडिया में अभी धर्मशाला में ही स्टेज ओवर देयर। दलाई लामा धर्मशाला में इन एग्जाइल रहते हैं अभी वहाँ पे। सो दिस इज अबाउट बुद्धिज्म, दलाई लामा एंड बोध गया। So this was page number 1. Now let us move to page number 2. Page number 3. Air quality index. Know about AQI. Know about sulfur. Know about the 8 pollutants that we measure. Know about these 6 categories. We have talked about it in an extensive manner. Have a look on this. Now this is 28th edition of New Delhi World Book Fair. ये प्रगति मैदान में अभी चल रहा है। 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi. The fair has been themed Gandhi, the writer's writer. All right. Now this is page number 4. This is page number 5. And this is page number 6. This is page number 7. Here there is a news about चिलिका। चिलिका में होस्ट ओवर 1 million birds. ये जो birds हैं ये migratory birds हैं, different parts of world से यहाँ चिलिका में ये आती हैं। चिलिका बेसिकली एक लगून है, वाटर लगून है, ब्रैकिश है। ब्रैकिश का मीनिंग होता है खारा पानी है इसमें, और वाटर लगून है। लगून मीन्स जो सी होता है, सी से अगर एक वाटर बॉडी लैंड में आ जाती है और सी से थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाती है, दैट मेक्स इट अ लगून। ये ओडिशा में है। ये माउथ ऑफ दया रिवर है। माउथ मीन्स ये जो दया रिवर है अपना वाटर डिस्चार्ज कर रही है सी में, सो ये माउथ ऑफ दया रिवर पे लोकेटेड है। ये सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है वर्ल्ड का। नाउ 1981 में एक रामसर कन्वेंशन होती है। दिस इज अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड्स। ये जो चिल्का टाइप लैंड्स है, दीज आर वेटलैंड्स, पानी वाली चीजें। 1981 में इसे रामसर साइट रजिस्टर में भी इंक्लूड किया गया था। Now, so this is a lagoon. Lagoon is separated by sea, by some islands, reefs. There is a separation. Now, lagoon और estuary हम interchange कर देते हैं in usage, but they are different. Estuary is basically जब river अपना पानी discharge कर रही है in ocean, that zone is called estuary. So this is about चिलिका। एंड यहाँ पर जो लेक है, सेंचुरी है, दैट इज नाला बन्ना बर्ड सेंचुरी। ये 1987 में नोटिफाई किया गया था। It has one of the largest congregation with these many birds of 114 species. It's an important site for birds. So this is page number 7. This is page number 8. यहाँ बात हुआ है अमरावती की और आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। आंध्र प्रदेश was a part of तमिलनाडु in the initial days. फिर आंध्र प्रदेश में बिकॉज तेलुगु स्पीकिंग पीपल हैं तो उन्होंने एक लैंग्वेज बेसिस पे सेपरेट स्टेट का डिमांड किया। 1953 में जब आंध्र प्रदेश बना तो इसकी कैपिटल बनी कुर्नूल। आंध्र प्रदेश की कैपिटल कुर्नूल बनी। देन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बाद कैपिटल बनी हैदराबाद। देन जब 2014 में तेलंगाना अलग हुआ तो ये हैदराबाद कैपिटल चली गई तेलंगाना के पास। सो फॉर 10 years उन्होंने एक टेम्पररी मेजर किया एंड दे सेड कि हम एक नया कैपिटल बनाएंगे। ये ग्रीनफील्ड कैपिटल होगी और इसका नाम है अमरावती। ये अमरावती एक फर्टाइल एरिया था तो यहाँ पे फार्मर्स से लैंड एक्विजिशन के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हुई। नाउ गवर्नमेंट चेंज हुई तो जो नया गवर्नमेंट आई है वो ये बोल रही है इंस्टेड ऑफ हैविंग 1 कैपिटल व्हाई नॉट वी हैव 3 कैपिटल्स जस्ट लाइक इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में केप टाउन कैपिटल है, प्रेटोरिया है, ब्लोम फोंटेन इसकी एक 3rd कैपिटल है। So in the similar way, why don't we have Visakhapatnam as an executive capital, Amravati as a legislative capital and Kurnool as a judicial capital? तो ये अभी इसमें थोड़ा अभी issues चल रहे हैं। People are saying what is the point of going back? We have already invested so much in Amravati. Now that would be a waste. So they are talking about this. So this is strawberry. There is a difference between strawberry and lychee. ये दोनों अलग होते हैं। Strawberry cultivation is becoming increasingly popular at Lama Singhi, a popular tourism spot in Visakhapatnam district of Andhra Pradesh. जो strawberry है, interesting fact is it is not a berry. Botanical point of view से it is not even a berry. ये एक बहुत अच्छा न्यूज़ है
केरला टू मेक मोर कवर अंडर मियावाकी फॉरेस्ट। ये क्या है? मियावाकी जो है ये एक जापानीज बॉटनिस्ट है, जो पेड़ पौधों का रिसर्च करते हैं वो उन्हें बोलते हैं बॉटनिस्ट। ये अकीरा मियावाकी है, ये एक बॉटनिस्ट है। इन्होंने इस ग्रीन कवर मियावाकी फॉरेस्ट इन अर्बन एरियाज, जैसे शहर और सेमी अर्बन एरिया में, इस मेथड को डेवलप किया है। मियावाकी मेथड में क्या होता है, ये अफॉरेस्टेशन की टेक्निक है। अफॉरेस्टेशन मतलब वहाँ पे फॉरेस्ट हम लगा रहे हैं, which has revolutionized the concept of urban forestation by turning backyard into mini forests, is to add green cover on government office premises, residential complexes, school premises and Purambok land in Kerala. So this is called Miyawaki टेक्निक। सो ये जो तरीका होता है ये बहुत सस्टेनेबल भी होता है, और हम जो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट्स आ रहा है, डिफॉरेस्टेशन आ रहा है, उसको बैटल करने के लिए ये मियावाकी फॉरेस्ट टेक्निक इज अ वेरी गुड स्टेप फॉरवर्ड। द नेक्स्ट इज पेज नंबर 9, रिसर्च इन इंडिया इनएडिक्वेट। ये कहा है CNR राव ने, ये भारत रत्न अवॉर्डी हैं, ये फॉर्मर एडवाइजर भी रहे हैं, साइंटिफिक एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। इन्होंने सॉलिड स्टेट और स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री में काफ़ी अच्छा काम किया है। इन्होंने ये बोला है कि ना तो हमारे पास क्वालिटी है और क्वांटिटी भी नहीं है, वी नीड टू वर्क ऑन दिस। देन अभी इंडियन साइंस कांग्रेस चल रही है बेंगलुरु में, जहाँ पर ये बात कर रहे थे। He said, I'm not worried about the quantity of Indian publications, but quality is important. Quality is very important. Quantity alone is not a sufficient thing. The rate of citation, the number of times these articles are cited and used as proxy for quality is much lower. Citation का मतलब होता है कोट करना। आपने कोई एक अच्छा काम किया तो दूसरे लोग उस काम को कोट कर रहे हैं, that is called citation. तो PhD वर्कर और थीसिस में भी if you have done some great work, people will take your reference. So that is called citation. अभी citation तब आएगा जब अच्छे क्वालिटी का काम आएगा। So क्वालिटी कम है तो citation भी बहुत कम है, 2 to 3% है। Then दिस इज एडा ए योनाथ, ये नोबल प्राइज विनर हैं। इन्होंने बात किया है ड्रग रेजिस्टेंस की। जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, एंटीबायोटिक्स इंडिया में ऐसे ही ले लेते हैं सब लोग बिना डॉक्टर एडवाइस से। अब एंटीबायोटिक्स बेसिकली ऐसे ही लेने से ये होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं वो इम्यून हो जाते हैं उस एंटीबायोटिक ड्रग से, और वो हो जाता है आपका मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हो जाते हैं। देन नेक्स्ट टाइम आपको सेम ट्रीटमेंट के लिए उससे हायर डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स लेना पड़ेगा। तो शी हैज सेड कि एंटीबायोटिक यूज इंक्लूडिंग एनवायरमेंटल हैजार्ड्स एंड द अपीयरेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन बी मिनिमाइज्ड बाय डिजाइनिंग एंटीबायोटिक्स दैट आर स्पेसिफिक टू ईच स्पीशीज ऑफ पैथोजन। मतलब जो पैथोजन है उसी की आप एंटीबायोटिक दो। कोल्ड है तो कोल्ड की एंटीबायोटिक दो, देन अदर डिसीज है तो स्पेसिफिक डिसीज की आप एंटीबायोटिक दो, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द ब्रॉड रेंज एंटीबायोटिक्स दैट आर करेंटली फेवर्ड। दिस इज अ वेरी गुड आइडिया, एंड the increasing appearance of multi-drug resistant strains together with the negligible number of new antibiotic drugs that are presently undergoing development is a big problem. अगर ऐसा चला तो there would be a time जब बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाएंगे ड्रग्स के। No matter how strong a dose you are giving, there would not be the desired result. So this is what they have talked about here. Then this is page number 10. This is page number 11. Look at this news headline. CA असम अकॉर्ड की यहाँ पे बात किया है। देखो असम का बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। 1971 में जब बांग्लादेश लिबरेशन हुआ था तो लैक्स एंड लैक्स ऑफ माइग्रेंट्स इंडिया में आ गए और असम उनका फर्स्ट स्पॉट था आने का। इससे क्या होता है, वहाँ की जो लोकल डेमोग्राफी है वो चेंज होती है। अब 1951 एक कट ऑफ डेट था और 1951 में ही पहला NCR हुआ था, नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर, जो अभी बात चल रहा है। फर्स्ट NCR 1971 में हुआ था, उसके बाद ऑल ओवर इंडिया आज तक NCR नहीं हुआ है, केवल असम में हुआ है, और उसका रीजन था दिस बांग्लादेश लिबरेशन। तो असम अकॉर्ड में ये बात हुआ कि इंस्टेड ऑफ 1951 हम 1985 को कट ऑफ डेट ले लेते हैं, नॉट 85, 71 को हम कट ऑफ डेट ले लेते हैं। असम अकॉर्ड में 1971 को हमने कट ऑफ डेट ले लिया कि 1971 तक जो आ गए हैं यहाँ पे दे वुड बी ग्रांटेड इंडियन सिटीजनशिप। ये जो NCR हुआ था, NRC हुआ था, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अंडर हुआ था और ये असम स्पेसिफिक था। नाउ इसमें कुछ टर्म्स हैं दैट वी शुड नो, NPR, NRC, आधार एंड सेंसस।
NPR स्टैंड्स फॉर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ±6 मंथ्स आप इंडिया में रह रहे हो, इंडियन टेरिटोरी में, देन यू वुड हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ। NRC फॉर सिटीजनशिप, इस पॉपुलेशन से जो सिटीजन्स हैं वो आएंगे NRC में। आधार मीन्स हु यू आर, इट इज़ अ बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, दैट्स इट। सेंसस एक 10 साल में होने वाली एक्सरसाइज है, इसमें कॉन्फिडेंशियल डेटा भी लेते हैं और ये आपको हर 10-10 साल में होता है, 81 से होता हुआ आ रहा है, 1881 से। देन सो वी शुड नो दिस टर्म। अब जो बात आती है वो आती है कि एडमिनिस्ट्रेशन को एक राइट होता है कि इफ़ दिस इज़ अ एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज़ योर कंट्री, और इस कंट्री में जो रहने वाले लोग हैं वो हैं सिटीजन्स। सिटीजन्स को राइट्स मिले हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। अगर स्टेट और सिटीजन्स का रिलेशन देखें तो उसमें स्टेट को पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और स्टेट कैन आइडेंटिफाई who all are its citizens। तो स्टेट हैज़ अ राइट टू नो who all are living in its territory, और उसके लिए NPR इज एन इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज। अब इससे रिलेटेड इसकी प्रोसेस में जो चैलेंजेस आते हैं दैट इज अ सेपरेट थिंग। वी नीड टू एड्रेस द प्रॉब्लम that are with the process, but this NPR, NRC, Aadhaar, census, this we cannot say that this is a wrong practice, because all governments all over the world, they would want to have these things to be done. The problem is with the process, it needs to be corrected, it should be convenient, it should not cause trouble to its citizens, that should be the motto. All right, so this is page number 11, then this is page number 12, word। ये जो ईरानियन कमांडर हैं सोलेमानी, इनका असैसिनेशन हुआ है, यूएस ने किया है, और इसके कारण जो मिडिल ईस्ट है हमारा और जो इंडियन ओशन में भी अरेबियन पेनिनसुला इधर का एरिया है, ये बहुत डीएस्टेबल होने के चांसेस हैं। देन दिस इज़ अबाउट ऑस्ट्रेलियाज़ बुश फायर। ऑस्ट्रेलिया है सदर्न कॉन्टिनेंट में, अभी विंटर चल रही है, नॉर्दर्न में इंडिया में ठंडी है, तो ऑस्ट्रेलिया में अभी गर्मी है। और ये जो ऑस्ट्रेलिया का आप देखो ना, ऑस्ट्रेलिया इज़ अ कॉन्टिनेंट और ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री भी है। सो दिस इज़ अ कॉन्टिनेंट, और ये कॉन्टिनेंट का जो ईस्टर्न साइड है यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया रहता है, एक्सेप्ट दिस पर्थ यहाँ पर है। बाकी जितने भी आप नेम्स है ना, सिटीज़ हैं, मोस्टली आर इन दिस एरिया, दिस इज़ द पॉपुलेटेड एरिया। अब यहाँ पे हो रहा है वाइल्ड बुश फायर, बिकॉज ऑफ फायर यहाँ पे फायर इंसिडेंसेस काफ़ी हो रहे हैं, और इससे वाइल्ड लाइफ है, कोआला, कैंगरू, इनको बहुत हमें डिस्ट्रक्शन हो रहा है। इट इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग। देन दिस इज़ पेज नंबर 12, दिस इज़ पेज नंबर 13। NCL एपेलेट ट्रिब्यूनल में टाटा मूव किया है, NCT ने डिसीजन लिया टाटा के फेवर में, देन मिस्त्री गए NCLAT ने, LAT ने डिसीजन लिया मिस्त्री के फेवर में, देन अब ये गए हैं टाटा सुप्रीम कोर्ट में। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेती है। ये बाइडू है, बाइडू जो है ये गूगल की तरह एक सर्च इंजन है, बट ये चाइना स्पेसिफिक है। इन्होंने ये बोला है कि स्मार्टफोन पास हो जाएंगे, बिकॉज वी आर एंटरिंग इनटू अ वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल असिस्टेंट, augmented reality, all this he has talked about. Next 10 years are going to be very exciting. Then this is about IT firm. इंडिया का जो स्ट्रेंथ रहा है वो उसकी IT टेक्नोलॉजीज रही हैं। इसमें अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चैलेंजेस आ रहे हैं, बिकॉज द वर्ल्ड इज चेंजिंग, टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग। ये जो पैराग्राफ है इसको बहुत अच्छे से समराइज करता है। एज पर शिकागो बेस्ड एनालिस्ट फर्म HFS रिसर्च, डेटा एक्सप्लोजन, digital disruption and customer experiences have emerged as the top 3 drivers impacting business operations. ऑफशोरिंग मतलब यूएस यूरोप से सब इंडिया में काम ट्रांसफर कर देते थे, तो वो ऑफशोरिंग था। ऑफशोरिंग एंड ट्रेडिशनल आउटसोर्सिंग हैज लॉस्ट इट्स मोजो, बट द प्रॉमिस ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज अक्रॉस द AAA ट्राइफेक्टा, ऑटोमेशन, एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड, Internet of Things and blockchain is unquestionable. So these are the area where we can see some growth and direction in which the IT industry would move forward. So this is page number 13. Page number 14. ये बेलगावी क्या है? देखो ऊपर है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के जस्ट नीचे है कर्नाटका स्टेट। इनके बीच में ये कुछ एरियाज हैं बेलगावी, जिसमें स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के टाइम से ही दोनों में टसल चल रहा है कि दिस बिलोंग्स टू विच स्टेट। तो दे हैव टॉक्ड अबाउट इट कि दे वांट दिस एरिया, दिस बेलगावी, कारवार, निप्पानी, इसमें ये बात चल रही है।
अब महाराष्ट्र क्लेम टू सीक द रीएडजस्टमेंट ऑफ इट्स बॉर्डर वाज ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड रिलेटिव लिंग्विस्टिक मेजॉरिटी। महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं, कोंकणी उसका एक डायलेक्ट है और इन एरिया में कोंकणी बोली जाती है। तो महाराष्ट्र इज सेइंग कि ये एरिया हमें दे दो, बट कर्नाटका इज सेइंग कि नो, विल नॉट डू दैट। अब इसमें बात आती है आर्टिकल 131 की। आर्टिकल 131 बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट का एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन है बिटवीन द मैटर्स रिलेटेड टू स्टेट्स एंड द सेंटर। इसके तीन है, ए, बी और सी। ए बोलता है कि सेंटर और स्टेट के बीच के जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट डील करेगा। एक तरफ सेंटर है, दूसरी तरफ स्टेट्स है। बी बोलता है एक तरफ सेंटर है और एक स्टेट है और दूसरी तरफ दूसरा स्टेट है, सेंटर एंड स्टेट वर्सेस स्टेट। और जो सी है वो बोलता है स्टेट वर्सेस स्टेट, एक स्टेट और दूसरे स्टेट में। तो दे हैव टॉक्ड अबाउट कि दिस इज हाउ दिस लैंड बाउंड्री डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू स्टेट्स कुड बी सेटल्ड एंड मूव फॉरवर्ड। अब ये जो बात है ये है वेस्ट एशिया में। अभी जो ईरान, इराक, दिस इज वेस्ट एशिया। इज वेस्ट एशिया हेडेड फॉर वॉर? वॉर इज अ वेरी सीरियस बिजनेस। अब इसमें हम देखें कि इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं कि यूएस लॉन्च द ड्रोन अटैक, देन यूएस टेस्टिंग शिया मिलिशिया, व्हाट इज इराक्स पोजीशन, सो इज वॉर इनएविटेबल? बिफोर दैट वी शुड नो अबाउट द रिलीजन इन दिस वेस्ट एशिया एंड द रिलीजन इज इस्लाम। सो लेट अस हैव अ ब्रीफ इंट्रो अबाउट दैट थिंग। इस्लाम जो है ये 7th सेंचुरी में आया था। प्रॉफिट मोहम्मद है, ये मैसेंजर ऑफ गॉड है, अल्लाह है, गॉड है, देन इनके मैसेंजर हैं प्रॉफिट मोहम्मद। अब ये जो ये आए थे अरेबिया में। अरेबिया में आने के बाद इस्लाम का मीनिंग होता है सरेंडर टू गॉड, दैट इज अल्लाह, और कुरान इनका सैक्रेड स्क्रिप्चर माना जाता है। नाउ अब वर्ल्ड की अगर हम पॉपुलेशन देखें तो दिस इज द सेकेंड बिगेस्ट रिलीजन आफ्टर क्रिश्चियनिटी। दिस प्रमोट्स मोनोथीज्म, ब्रदरहुड एंड पीस, ये इसके पिलर्स हैं। इसकी टोटल पॉपुलेशन है 180 करोड़, मींस वर्ल्ड की 24% पॉपुलेशन इज इस्लामिक। नाउ इंडिया में इंडियंस हैं, उनमें 20 करोड़ हैं जो इस्लाम को फॉलो करते हैं। ये जो है 20 करोड़, ये सेकंड बिगेस्ट नंबर है। इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है वो आता है इंडिया का। अब हम बात करते हैं शिया एंड सुन्नी। शिया और सुन्नी में जो फाइट है वो बेसिकली आफ्टर प्रॉफिट स्टार्ट हुई थी। हु इज़ द राइटफुल सक्सेसर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, ये इनके बीच में डिसएग्रीमेंट है। इनमें दो नाम हैं, एक है अबू बकर और दूसरे हैं अली इब्न अबी तालिब। अबू बकर हैं, ये फादर इन लॉ थे प्रॉफिट के और एक फ्रेंड थे। तो जो सुन्नी है ये बोलते हैं अबू बकर इज द नेक्स्ट सक्सेसर ऑफ प्रॉफिट। नाउ सुन्नी जो है ये 80% पॉपुलेशन है एंड सऊदी इज ट्रेडिशनली नोन एज द लीडर ऑफ सुन्नी, और सऊदी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ यूएसए। द नेक्स्ट इज शियाज जो है ये इनको अपना लीडर मानते हैं, नेक्स्ट सक्सेसर मानते हैं। ये सन इन लॉ थे प्रॉफिट के, और वर्ल्ड में पॉपुलेशन है दैट इज 15% पॉपुलेशन इज शिया, और ईरान इज ट्रेडिशनली नोन एज द लीडर ऑफ दिस शिया कम्युनिटी, एंड ईरान इज नॉट अ फ्रेंड ऑफ यूएसए। सो दिस इज हाउ द पॉलिटिक्स इज हैपनिंग इन दिस एरिया। नाउ why has the US crippled the functioning of the WTO? This is a very serious thing. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पूरा वर्ल्ड रन करता है ट्रेड पे, बिजनेस पे। इस ट्रेड को रेगुलेट करने की ज़रूरत होती है, फैसिलिटेट करने की ज़रूरत होती है, इंप्रूव करने की ज़रूरत होती है। इसके लिए एक था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, गेट। देन 1995 में आया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में दो प्रिंसिपल विंग्स हैं, दो पर्पज हैं इसके। पहला है ट्रेड को एनकरेज करना और जो दूसरा है वो है एपेलेट को फैसिलिटेट करना। एपेलेट मतलब अपील्स, अगर ट्रेड में कोई डिस्प्यूट्स हो रहे हैं तो इन डिस्प्यूट्स को लेके आप एपेलेट में जा सकते हो। सो एपेलेट इज अपील्स। नाउ फॉर पास्ट सम टाइम WTO इज नॉट डूइंग वेरी वेल, रीजनल ब्लॉक्स बन गए हैं और जो ट्रेड डिस्प्यूट्स हैं वो सॉल्व भी नहीं हो रहे हैं। अब उसमें एक नया प्रॉब्लम आ गया है कि जो USA है वो इस एपेलेट को सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसका अभी जो ऑफिसर्स हैं वैकेंसी आई थी उसको ये फिल नहीं कर पा रहा है। 6 वैकेंसीज एट द एपेलेट बॉडी। ये एक सुप्रीम कोर्ट की तरह है फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, एपेलेट बॉडी। दिसंबर 2019 द US chose to spike the appellate body by starving funds for its functioning.
It also stalled the selection process for filling 6 vacancies at the appellate body. Now, WTO appellate body जो है ये इसका importance इसलिए है because it helps in settling down the differences and resolutions. Why did the US choose to strangulate the appellate body? Because US बोलता है for adopting unilateral measures. The smooth and affecting functioning of the appellate body, which is regarded as the jewel in the crown, has posed hurdles to the US for adopting unilateral measures. USA one-sided decisions ले रहा है और appellate body में वो complain हो जाती है जो USA को पसंद नहीं आता है, इसलिए USA को ऐसा माना जा रहा है कि ये उसमें hurdles create कर रहे हैं. Several US provisions for imposing countervailing and anti-dumping measures were found to be inconsistent with core provisions of the WTO agreement. ये जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी ये होती है, ये एंटी सब्सिडी होती है. मतलब जैसे एक कंट्री में सब्सिडी से प्रोडक्शन बहुत सस्ता कर लिया, अब आप उसको दूसरे कंट्री में सेल कर रहे हो, तो दिस इज अगेन ट्रेड इट थोज. तो दो दूसरी कंट्री है वो इस पर लगा देगी काउंटर वेलिंग ड्यूटी सब्सिडी के अगेंस्ट. और जो डंपिंग होती है ये आउटराइटली मेल प्रैक्टिस है कि आपने जानबूझ के यहाँ पे एक सस्ता सामान भेज दिया टू डिस्ट्रॉय दिस मार्केट एंड इकोनॉमी. तो इसके अगेंस्ट भी अक्सर इस एपेलेट में कंप्लेंट्स चली जाती थी एंड वो यूएसए के इंटरेस्ट में भी नहीं थी. तो यूएसए ऐसा माना जा रहा है दैट इज़ वाई वो इसको ब्लॉक कर रहा है. सो दिस होल आर्टिकल टॉक्स अबाउट इट कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ फ्री एंड फेयर एंड अ मॉनिटर्ड ट्रेड एट द वर्ल्ड लेवल. अदरवाइज ये जो रीजनल ब्लॉक्स हो रहे हैं, इनकन्सिस्टेंसीज आ रही हैं, दैट इज़ नॉट गुड फॉर ट्रेड. Look at the example of China and USA. These two are fighting and the whole world is suffering because of this trade fight between China and USA. So this is what they have talked about here. Then page number 15, Science and Technology. यहाँ पे बात है जो फर्स्ट आर्टिकल है, Contrasting water wetting behavior used for anti-counterfeiting measure. इसमें ये एक टेक्निक निकाला है इन्होंने, मॉलिक्यूलर प्रिंटर है. इससे क्या होगा, जब वो पानी में मॉइस्चर आएगा तो उसमें अलग इंक आ जाएगी और ड्राई होने पे अलग इंक आ जाएगी. तो इसके बेसिस पे आप बता सकते हो कि वो काउंटरफेट है या नहीं है. सो दिस इज़ अ वेरी गुड आर्टिकल, डबल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन, नीड फॉर अर्जेंट पॉलिसी एक्शन. माल न्यूट्रिशन का मीन्स है आपको फूड अच्छा नहीं मिल रहा है और फूड सफिशिएंट क्वांटिटी का भी नहीं है, न्यूट्रिटिव नहीं है. इसके लिए इंडिया नेशनल न्यूट्रिशन मिशन लेके आया था. इसमें पोषण अभियान भी है, बट द सैड पार्ट इज ये जो है ये बहुत यूटिलाइज नहीं है. इसके 30% फंड्स भी अभी अनयूटिलाइज्ड है. दिस वाज इन न्यूज़ अ कपल ऑफ डेज बिफोर. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम माल न्यूट्रिशन को टारगेट करें. एक लांसेट ग्लोबल हेल्थ की रिपोर्ट बताती है कि माल न्यूट्रिशन इंडिया में स्टेट्स में भी बहुत वेरी कर रहा है. सम स्टेट्स आर गुड एंड सम स्टेट्स आर नॉट डूइंग वेल. देन सेकेंड इज ओवरवेट, ओबेसिटी, इवन अर्ली नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज आर देयर. ये केवल एडल्ट्स को नहीं है, दे आर हैपनिंग इन चिल्ड्रन एज वेल. About 10% of children under 19 years have pre-diabetes. This is a big cause of concern. जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, PDS, ICDS, स्कूल मील, ensuring optimal health care for adolescent, pregnant women and young children, restricting the marketing of unhealthy foods and drinks, इनको अभी और स्टेप अप करने की ज़रूरत है. ये जो जंक फूड होता है ना, ये आउटराइटली कॉस्टली होता है. कॉस्टली बिकॉज कॉस्ट तो होती ही ज़्यादा है, बट इसकी हेल्थ कॉस्ट है बिकॉज दिस इज़ नॉट हेल्दी फॉर बॉडी. देन द सेकेंड इज इकोनॉमिक कॉस्ट. अगर पर्सन गेट इल तो वो मैन आवर्स होते हैं वो कम हो जाते हैं. अ सिक पर्सन इज ऑफ नो यूज़. सो इससे इकोनॉमिक कॉस्ट भी आ जाती है. देन थर्ड है इंडिया का बियर अ ट्रेमेंडस डबल बर्डन ऑफ मैल न्यूट्रिशन. ये जो रिपोर्ट है IFPRI की, इसने बताया है कि हाउ इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज डबल एज्ड स्वॉर्ड, रिड्यूसिंग अंडरवेट अमंग विमेन वाइल ऑल्सो exacerbating the challenges of overweight among other. Today, some districts in India have level of overweight that are as high as 40%. Overweight, there, what is the point of being overweight? Overweight बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आजकल और 40% से ज़्यादा यहाँ पे नंबर दिया है. फोर्थ है gender, education, sanitation, poverty are key drivers of stunting and undernutrition. सोशल डिटर्मिनेंट्स हैं. अर्ली लाइफ अंडर न्यूट्रिशन इज एन इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर लेटर लाइफ एडल्ट डिसीजेज अलॉन्ग विद फूड एनवायरनमेंट, फिजिकल एक्टिविटी एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर. इसके लिए प्रोग्राम्स हैं, पोषण अभियान है, अनेमिया मुक्त भारत है एंड हेल्दी ईटिंग, ईट राइट इंडिया कैंपेन है. इसमें 2 वाइट क्रिस्टल्स हैं. वाइट क्रिस्टल्स आर नॉट ड्रग्स बट सॉल्ट एंड शुगर. ये सॉल्ट एंड शुगर आर नॉट गुड फॉर एनीबडी. एक्सेस ऑफ दीज
टू वाइट क्रिस्टल्स शुड बी अवॉइडेड। एजिंग बहुत जल्दी होती है इनसे एंड लाइफस्टाइल डिसीजेज होती हैं। देन दे हैव टॉक्ड अबाउट प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होना चाहिए। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स आर गुड बट इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज एट द डोर स्टेप। नाउ दिस इज अबाउट न्यूमोकोकल वैक्सीन। ये यूएन एजेंसी है, WHO 1948 में आई थी। अकॉर्डिंग टू नवंबर 2019 यूनिसेफ की रिपोर्ट बोलती है न्यूमोनिया ठंड से होता है। न्यूमोनिया कॉज्ड these many deaths in India in 2018, the second highest number of child mortality under the age of 5 in the world. Pneumonia and diarrhea cause the most death in children under 5 years. Then this is about ancient food, starchy food है ये middle stone ages से हम popular हो गया है। Then this is a new treatment, novel protein मिला है, इससे जो heart attack है उसको हम एड मिलती है, हम स्टॉप कर सकते हैं। रिवर आइस क्या होता है? पानी ऊपर जम गया है रिवर में, दैट इज कॉल्ड रिवर आइस, शीट्स ऑफ आइस। देन नो आइज कैन सी, स्टारफिश की आइज नहीं है बट ये फिर भी सेंसेस इतने स्ट्रॉन्ग है कि ये चारों तरफ देख सकती है। दिस इज अबाउट ब्लैक होल मिला है, आइडेंटिफाई किया है, अर्लीस्ट गैलेक्सीज के इसके रिजल्ट्स मिल सकते हैं। दिस इज अबाउट हाउ ह्यूमंस अफेक्ट्स जेनेटिक कनेक्टिविटी ऑफ 4 मैमल्स। ये मैमल्स है जंगल कैट्स, लेपर्ड, स्लॉथ बियर एंड टाइगर्स। टाइगर्स जेनेटिक डाइवर्सिटी होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, मीन्स ये टाइगर्स को बहुत बड़ा एरिया मिला है घूमने के लिए और डिफरेंट टाइगर्स फ्रॉम डिफरेंट एरिया अगर इंटरेक्ट करते हैं तो इनका जीन पूल स्ट्रॉन्ग होता है। ह्यूमंस के कारण फ्रेगमेंटेशन हो गया है हैबिटेट का, तो इनका फ्री रोमिंग नहीं हो पा रहा है। तो दिस हैज कम इनटू नोटिस कि जेनेटिक एक्सचेंज नहीं हो रहा है और जेनेटिक करंट अगर डिटीरियोरेट होता है जेनेटिक पूल, देन दिस इज नॉट गुड फॉर दीज स्पीशीज। सो दिस इज पेज नंबर 15। नाउ दिस इज पेज नंबर 16। इसमें बात किया है ऑस्ट्रिया की पॉलिटिक्स के बारे में। देन इसमें बात किया है पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान में एक एक्ट था, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस एक्ट। पाकिस्तान इज फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ हाई करप्शन और इसको ये इन्होंने फिर से कुछ चेंजेस कर दिए हैं, तो ये अगेन दिस इज नॉट अ गुड साइन। पाकिस्तान, द प्रॉब्लम विद पाकिस्तान इज पाकिस्तान में 3 पैरेलल गवर्नमेंट चल रही हैं। वन इज आर्मी, वन इज देयर रिलीजियस स्कॉलर्स एंड द थर्ड वन इज डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट जिनके लीडर है मिस्टर इमरान खान। अगर आप रेस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल गवर्नमेंट की बात करें तो वो एक की फैक्टर होता है किसी भी स्टेट की स्टेबिलिटी के लिए। फेल्ड स्टेट की अगर लिस्ट आप गूगल में देखें देन यू हैव अ लुक ऑन दैट लिस्ट। तो दैट इज वाई रूल ऑफ लॉ इज मस्ट, रूल ऑफ लॉ इज मस्ट फॉर एनी कंट्री टू रन वेल। देन रिटर्न ऑफ ग्रीन शर्ट्स, ये क्या है? ये पॉलिटिकल पार्टी है, इनका जो इंक्लिनेशन है वो इटालियन रिजाइम फासिस्ट से आया है एंड दे आर इन ब्राज़ील। जायर बोल्सोनारो ये अभी 26 जनवरी में इंडिया के चीफ गेस्ट भी रहेंगे। देन नो नेटवर्क इन टाइम ऑफ क्राइसिस, दिस इज अबाउट बांग्लादेश से जो माइग्रेशन होता है इंडिया में, इलीगल माइग्रेंट्स भी हैं, दे हैव टॉक्ड अबाउट इट। तो इसलिए बांग्लादेश ने बॉर्डर में इसको स्टॉप करने के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी ब्लॉक की थी। इंडिया और बांग्लादेश की बॉर्डर है 4096 किलोमीटर लॉन्ग। इसको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF गार्ड करती है, पाकिस्तान की बॉर्डर भी यही गार्ड करती है। प्रॉब्लम जो बांग्लादेश के साथ है वो है इलीगल माइग्रेंट्स की। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन डेंसिटी बांग्लादेश की देखें तो वो है 1115, ये बहुत बहुत ज़्यादा है। इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी है 382। इवन हमारे जो पॉपुलस स्टेट्स हैं बिहार, वेस्ट बंगाल, दे आर ऑल्सो अराउंड 1000। तो इतने से एरिया में अगर इतने सारे लोग रह रहे हैं तो वो ऑब्वियसली बाहर जाना चाहेंगे और बाहर जाने के लिए इनको सबसे ईजी रास्ता मिलता है इंडिया में आने का और इसीलिए ये सारे फिर बन जाते हैं इलीगल माइग्रेंट। दिस इज द रूट कॉज ऑफ दिस माइग्रेंट इशू। So page number 17 is sports, then this is sports. So thank you so much for watching today's video. Take care.